हेलो बच्चों, आज अपन देखते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, है ना। बायोमोलिक्यूल्स में ही नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है अमीनो एसिड्स। तो इसमें जो समझने वाली चीज़ें वो देखते हैं अपन आज, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स होता क्या है ना। तो अमीनो एसिड में क्या है आपके पास, मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल विद बोथ NH2 एंड COOH फंक्शनल ग्रुप्स। तो जिसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों है आपके पास, COH भी है और NH2 फंक्शनल ग्रुप भी है ना। दोनों फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा जनरल फॉर्मूला इसका, है ना। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH2 H और COOH और ये है ना, ये है, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें COH भी है और NH2 ग्रुप भी, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। व्हेन R इज इक्वल टू H, व्हेन R क्या है H, तो क्या बन जाएगा ये HCH NH2 COO, इसको बोलते हैं ग्लिसाइन। इस अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, ग्लिसाइन बोलते हैं। और जब R हो जाए CH3 के बराबर, है ना, तो क्या हो जाएगा CH3 CH और NH2 COH, इसको बोलते हैं एलानाइन। तो इस तरह जो है NCERT में बहुत सारे अमीनो एसिड दे रखे हैं, है ना। तो असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। असेंशियल अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन योर बॉडी, तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, है ना। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, hence they have to be taken from outside, ठीक है। और नॉन असेंशियल क्या है, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कौन से हो जाएंगे, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हो जाएंगे, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो अपन हम जो है बॉडी के अंदर उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो उसकी लिस्ट दे रखी है, वो NCERT वाले जब अपन अंडरलाइन करवाएंगे आपको तब बताएंगे कौन सी जो है ध्यान रखनी, कौन सी नहीं रखनी, ठीक है नहीं। तो वह नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स और असेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, ठीक है। तो अब प्रेपरेशन देखते हैं अमीनो एसिड्स का, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। चलो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं अमीनो एसिड्स की। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स, तो वो क्या होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन होते हैं ये, है ना। और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं वो, है ना। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, NH2 है, COH है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फिर क्या है, तो दे हैव डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्यों हो जाएगा, क्यों है, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स हैं, है ना, अमीनो एसिड जो हैं CH NH2 और COOH, ये है अमीनो एसिड जनरल फॉर्मूला। तो इट एग्जिस्ट्स इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये, ज़्विटर आयन, है ना,
ज्विटर आयन की फॉर्म में। ज्विटर आयन क्या है? बेसिकली कैटायन एनायन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, है ना। ज्विटर आयन कैसा है आपके पास? RCH NH3+ और COO-, है ना। तो इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास क्या है? ज्विटर आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, है ना। तो ज्विटर आयन की फॉर्म में ये क्या है? एग्जिस्ट करता है ना। तो डाइपोल मोमेंट भी क्या है इसका? काफी ज्यादा है। अब हम प्रेपरेशन देख लेते हैं पहले। प्रेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स किस किस तरीके से कर सकते हो, है ना। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो प्रेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के मेथड्स क्या क्या हैं? पहला जो है ना, हम क्या कर सकते हैं? HVZ कर देते हैं, है ना। अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCH2COOH, है ना, ये है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम क्या कर दें? HVZ कर दें इसका, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो Br2+ फॉस्फोरस कर दें इसका। तो क्या बन जाएगा? RCHBr और COOH, है ना। फिर उसका रिएक्शन करवा दें अपन अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ हीट करते हुए। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपके पास RCH NH2COOH, है ना। तो SN2 रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो बन गया ये आपके पास, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, है ना? अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं इसको। ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। इसी तरीके से बीटा गामा डेल्टा भी हो सकता है। बीटा अमीनो एसिड कब बन जाएगा? जब बीटा पोजीशन पे NH2 जुड़ा हो, है ना। ये अल्फा है, यहां पर NH2 जुड़ा होगा तो बीटा अमीनो एसिड बोल देंगे। गामा क्या हो जाएगा? जब इसको एक छोड़ के और जुड़ा हो, डेल्टा अमीनो एसिड, इस तरीके से बोलते हैं अपन, है ना। तो ये है अल्फा अमीनो एसिड, सही है नहीं। तो एक तरीका ये है आपके पास। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है स्ट्रेकर सिंथेसिस, है ना। तो क्या करते हो आप? RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, है ना। इसका रिएक्शन कर दो HCN एंड अमोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस, है ना। तो क्या बन जाएगा? CMS का इस पे अटैक होगा, ठीक है नहीं। तो क्या बन जाएगा आपके पास? RHCN और ये बन जाएगा NH2, है ना। ये बन जाएगा। अमोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस में रखोगे तो क्या हो जाएगा? NH2 जुड़ जाएगा उसके ग्रुप में, सही है। फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दो आप। हाइड्रोलिसिस क्या है? कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस, कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा? RHNH2, साइनाइड क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये है RHNH2 और COH। ये है मेथड नंबर 2 अमीनो एसिड बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड मेथड। मेथड नंबर 3 फिर मॉडिफाइड गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। मॉडिफाइड गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, है ना। तो क्या है आपके पास? ये है आपके पास, है ना। ये बना लेंगे अपन। पहले क्या करते हैं अपन? पहले हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अपन KOH के साथ, है ना। तो ये बन जाता है। फिर हम क्या करेंगे? अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें एल्काइल हैलाइड के साथ तो 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, है ना। ये अपन देख चुके हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, है ना। तो अगर RBr से करवाओगे तो RBr से अटैक करवाओगे तो NR बन जाएगा और RNH2 बन जाएगा, अमीन बन जाएगा इस हाइड्रोलिसिस से। अब यहां पे हम क्या करेंगे? तो ये क्या है? अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर से रिएक्शन करवाएंगे अपन। तो क्या होगा? यहां पे अटैक करेगा ये, ठीक है नहीं। तो क्या बन जाएगा आपके पास? क्या बन जाएगा? तो आपके पास बन जाएगा ये,
ये है और यहां पे अटैक करवाया है, तो इधर R जुड़ गया आपके पास, और ये है COOR डैश, ठीक है नहीं। फिर अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, H3O प्लस, है ना, यहां पे अटैक होगा, ये छोड़ के जाएगा, और H3O प्लस, यहां पे अटैक होगा, ये छोड़ के जाएगा, H3O प्लस एस्टर का भी क्या बना देगा, क्या बना देगा, एस्टर का भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो क्या बन जाएगा ये R NH2 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन अल्फा हेलो एस्टर हम ये वाली जो है चेन डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे R जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, अल्फा हेलो एस्टर होना चाहिए बस, ये सही है नहीं। तो ये बन जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा, प्लस तो वही गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये बन जाएगा, प्लस ये होगा। तो दिस इज व्हाट, अमीनो एसिड। तो ये क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। तो ये है मॉडिफाइड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इससे भी अमीनो एसिड बना सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। बीटा, बीटा पोजीशन में NH2 होना चाहिए, है ना, गामा, गामा में होना चाहिए। तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3Cl से आपको बनाना है ग्लिसाइन, है ना, CH3Cl से ग्लिसाइन बनाना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, करते हैं ट्राई। CH3Cl से ग्लिसाइन बनाना है आपको। ग्लिसाइन क्या है, अमीनो एसिड है एक तरह का। ग्लिसाइन होता क्या है, ग्लिसाइन होता है यहां H, यहां NH2 और यहां CO, जिसको बोलते हैं ग्लिसाइन। तो क्या करना पड़ेगा, CH3Cl में पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले यहां पर KCN का अटैक करवाना पड़ेगा। KCN से क्या हो जाएगा, आपके पास एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएगा पहले तो क्या बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा। फिर इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ये। और फिर उसके बाद HVZ कर दें, Br2 प्लस फॉस्फोरस, HVZ हेल्होल हाजर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, CH2 Br और COH, ठीक है नहीं। अब इसे क्या कर दें, NH3 का अटैक करवा दें हीट करते हुए इसको, तो ये इधर और ये इधर, तो बन जाएगा आपके पास ये, है ना। तो ग्लिसाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो CH3Cl से ग्लिसाइन, सही है कि नहीं, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना। अब देखते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। हम क्या जानते हैं, अमीनो एसिड किस फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड होता है ज्विटर आयन की फॉर्म में, है ना। तो पहले जो है ये बनाते हैं RCHNH2COOH, है ना। तो किस फॉर्म में होगा, ज्विटर आयन की फॉर्म में होगा, है ना। तो ज्विटर आयन की फॉर्म बनाओ इसको। तो ज्विटर आयन की फॉर्म बना दो पहले इसको। तो ये क्या हो जाएगा, NH3 प्लस और COO माइनस। तो दिस इज आवर ज्विटर आयन। तो ये क्या है हमारा, न्यूट्रल डबली आयन है ना। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, न्यूट्रल जैसा मान सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है इसके ऊपर, और दोनों है, तो है ना। तो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जैसा स्पीसीज है ना, जिसको बोलते हैं अपन HA, ठीक है। तो अब अगर ये इधर हो जाए, है ना, तो ये क्या हो सकता है, ये हमारे पास इस तरफ बना है इसको, तो ये क्या कर सकता है, H प्लस लीव भी कर सकता है, माइनस H प्लस हो जाए तो क्या बन जाएगा, RCHCOO माइनस और NH2, है ना। H प्लस लीव भी कर सकता है ये, H प्लस दे भी सकता है। इस तरीके से किस तरह बिहेव कर रहा है ये, दिस इज बिहेविंग एज एसिड, है ना, एसिड वाला बिहेवियर है ना, बिहेविंग एज एसिड, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, बिहेविंग एज एसिड। H प्लस दे सकता है ये, और क्या कर सकता है ये जो है H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, और क्या बन जाएगा, RCH
NH3 प्लस और COOH, है ना। तो ज्विटर आयन जो है जब ये Ha निकाल सकता है तो क्या होगा, ये कौन सा फॉर्म है इसका, H2A प्लस, है ना। और ये क्या है, H2A प्लस नहीं होगा, ये कौन सा होगा, A माइनस, है कि नहीं। और ये कौन सा फॉर्म होगा इसका, इसमें H प्लस ऐड कर रखा है तो H2A प्लस ये हो जाएगा, है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो इधर जो है ये क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है, इस वाले में क्या कर रहा है, बिहेविंग एज एसिड। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेविंग एज एसिड, है ना। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेविंग एज बेस, क्योंकि H प्लस देने वाला क्या होता है, एसिड होता है, और H प्लस एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, बेस होता है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये इसको बोल सकते हैं हम एम्फीप्रोटिक आयन। एम्फीप्रोटिक आयन क्या होता है, जो H प्लस दे भी सके और H प्लस ले भी सके, है कि नहीं, ये है। तो एम्फीप्रोटिक आयन बोल सकते हैं। अब एम्फीप्रोटिक आयन में हम जो है कैसे डिसाइड करते हैं, पीएच कैसे निकालते हैं, अच्छा ठीक है ना। तो अगर हमारे पास हाईली एसिडिक मीडियम है ना, अगर हमारे पास हाईली एसिडिक मीडियम है तो किस तरफ होगा इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये जो है इस तरीके से इक्विलिब्रियम हो सकता है, और ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब सोचिए एक बार, जब हाईली एसिडिक मीडियम होगा तो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, ये किस फॉर्म में होगा, हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा H प्लस है इसका मतलब, एट वेरी लो पीएच बहुत ज्यादा H प्लस है, इसका मतलब क्या, हाईली एसिडिक मीडियम, इसका मतलब H प्लस बहुत ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म में, है ना, एट वेरी लो पीएच और हाईली एसिडिक मीडियम। तो हाईली एसिडिक मीडियम क्या होगा, ये H2A प्लस के फॉर्म में होगा, तो इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज की फॉर्म में अपने को अमीनो एसिड मिलेगी। पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, किसकी तरफ जाएगा, एनोड या कैथोड। अब कैथोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, है कि नहीं। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो इसका मतलब इट विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो इट विल मूव टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, कैथोड, कैथोड की तरफ जाएगा, है ना। और जब आपके पास क्या होगा, एट वेरी हाई पीएच, एट वेरी हाई पीएच मतलब क्या हुआ, हाईली बेसिक मीडियम हाईली बेसिक मीडियम है ना। तो किस फॉर्म में होगा ये, नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये कैसा होगा, ज्विटर आयन जो है किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो अमीनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और किसकी तरफ मूव करेगा ये, एनोड की तरफ, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। ऐसा कोई पीएच भी रहेगा जब ये क्या होगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। किसी भी, ना तो इसमें ओवरऑल पॉजिटिव है ना ओवरऑल नेगेटिव है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की तरह मूव नहीं करेगा, है ना। एट पीएच, at a pH when it doesn't migrate towards any electrode, कैथोड एनोड किसी की तरफ भी नहीं, कैथोड और एनोड। such pH is known as isoelectric point, is known as आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इस पीएच पे क्या होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ज्विटर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। एट सच पीएच कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, इसकी है। तो इस पीएच को हम एम्फीप्रोटिक आयन में कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं इस पीएच को एम्फीप्रोटिक आयन में, ठीक है। एम्फीप्रोटिक आयन में हम क्या करते हैं, इससे जब ये बनेगा, है ना, इससे जब ये बनेगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं अपन, Ka1 बोल देते हैं, है ना, Ka1। और इससे जब ये बनेगा तो हम क्या बोल देते हैं इसको, Ka2 बोल देते हैं।
तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, ज्विटर आयन का क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ज्विटर आयन, है ना। और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ ज्विटर आयन। ये है कॉन्जुगेट बेस ऑफ ज्विटर आयन, है ना। तो ये है, तो पीएच कैसे निकालते हैं अपन, पीएच कैसे निकालते हैं इस केस में, जिसमें ये बन रहा है और जिसमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूट, pKa1 प्लस क्या होता है ना, क्या हो जाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या हो जाएगा, पीआई क्या हो जाएगा, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2। याद है कि नहीं, आयन इक्विलिब्रियम में एम्फीप्रोटिक आयन का पीएच हमने ऐसे निकाला था। तो एम्फीप्रोटिक आयन जैसे HS माइनस है, वो H2 माइनस भी बना सकता है, और याद है कि नहीं, देखो ये HS माइनस एम्फीप्रोटिक आयन है, तो यहाँ किससे बन सकता है, ये H2S से ही बन सकता है, और ये क्या हो जाएगा, H2 माइनस। तो H प्लस ले भी सकता है और ये H प्लस दे भी सकता है। तो इसका एडिशन कांस्टेंट Ka1 है, इसका क्या होता था, तो पीएच क्या होता था, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2 होता था, है ना। ऐसा अपन ने किया था आयन इक्विलिब्रियम में। तो ये है, तो pI क्या हो जाएगा, pKa1 प्लस pKa2 बाय 2। तो pKa1 क्या है, Ka1 क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, कॉन्जुगेट एसिड है ये, ऑफ ज्विटर आयन। और Ka2 क्या है, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ज्विटर आयन। तो ये Ka1 क्या है, यहां से यहां पहुंचे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka2 क्या है, यहां से यहां पहुंचे सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सही है कि नहीं, ये ठीक है। तो pI क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या करना है, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2 कर देना आपको। ठीक, तो जनरली जो है pKa ऑफ COH कितना होता है, 2 to 3.5 होता है ना, ये है। और pKa ऑफ NH3 प्लस कितना होता है, 7 to 9.5। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, pKa1 एंड pKa2 ऑफ एलेनाइन, आर कितने हैं, 2.3 एंड 9.2। फाइंड इट्स pI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है निकालना है, pH एट जहां पर ज्विटर आयनिक जो कॉन्सेंट्रेशन है मैक्सिमम है। ठीक है ना, ये तो pKa1 प्लस ये क्या होगा, COH वाला होगा, और ये क्या हो जाएगा, 9.2 किसका हो जाएगा, ये। तो पहले एलेनाइन होता क्या है, एलेनाइन ये है CH COOH CH3 NH2, ये है। ठीक है, तो pKa1 जो है किसका है, 2.3 है ना। तो हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर इसका ज्विटर आयन कैसा हो जाएगा, ज्विटर आयन CH3 CH NH3 प्लस और इधर COO माइनस। ठीक है नहीं, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा HA है उस केस में, और यहां जो है क्या हो जाएगा, CH3 CH NH3 प्लस और COOH हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है हमारा
H2A प्लस है कि नहीं, क्योंकि इसमें H प्लस क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है इसका। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्जुगेट एसिड है ज्वेटर आयन का। तो ये हमारे पास ज्वेटर आयन है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ज्वेटर आयन, ठीक है। और ये क्या है फिर, CH3 CHNH2 और COO माइनस, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये Ka1 है। इसके लिए pKa1 कितना दे रखा है, COH कम पे टूटता है, देखो 2.3 हो जाएगा ये। और ये क्या है, pKa2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 9.2 है ना। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2 होता है। तो कितना हो जाएगा, 2.3 प्लस 9.2 डिवाइड बाय 2, तो 11.5 कितना हो जाएगा, 5.75। ये हो जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना। तो अब अगर देखें, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो अब एट pH इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, मतलब pH इज इक्वल टू 2, मतलब वेरी लो pH है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है इसका, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब pH इज इक्वल टू 5.75 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है। वेरी लो pH, बहुत ज्यादा H प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा होगा ये, pH इज इक्वल टू 2 पे ये फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल रहेगी इसकी। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, सही है कि नहीं। वेरी लो pH मतलब बहुत ज्यादा H प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां ये बन जाएगा, है ना। तो ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो किसकी तरफ जाएगा, इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स स्टेबल, है ना। तो किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव है तो कैथोड की तरफ, तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, है ना। तो एट pH इज इक्वल टू 2 पे कहां माइग्रेट करेगा, टुवर्ड्स कैथोड, माइग्रेशन टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। और अगर pH इज इक्वल टू 9 हो जाए, pH इज इक्वल टू 9 हो जाए, तब कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, बहुत क्या है आपके पास, बहुत ज्यादा pH, इसका मतलब क्या है, H प्लस बहुत कम है, तो अभी क्या होगा, इस वाली फॉर्म में होगा। तो एट pH इज इक्वल टू 9 पे क्या होगा, ये वाला फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिवली चार्ज है, तो किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, तो किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, एनोड की तरफ, तो इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। तो एट pH इज इक्वल टू 9 माइग्रेशन किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स एनोड होगा। तो ये आपको एक एग्जांपल बता दिया, ठीक है ये, ठीक है। अब जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर आ सकती है कि एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड, है ना, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड विच हैज लार्जर नंबर ऑफ COH ग्रुप्स देन NH2 ग्रुप्स, तो इसलिए एसिडिक बोल रहे हैं, COH ज्यादा है इसके NH2 से, है ना। और बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड विद लार्जर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स देन COH ग्रुप। तो NH2 ग्रुप क्या है आपके पास, NH2 ग्रुप क्या है, बेसिक है, तो इसलिए बेसिक बोलते हैं उसको। और इसमें क्या होता है, COH ग्रुप एसिडिक ग्रुप है, इसलिए उसको एसिडिक अमीनो एसिड बोलते हैं, ये है। तो अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, सही है कि नहीं, ठीक है। तो पहले एग्जांपल देखते हैं अपन, एसिडिक अमीनो एसिड। तो ये है, मान लो, है ना, COOH CH2 CH2 CHNH2 और
COOH। तो इसमें क्या है, ज्यादा आपके पास कौन से हैं, COH ग्रुप से, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो इसके लिए pKa वैल्यूज जो हैं, है ना, 3 pKa वैल्यूज जो हैं वो कौन सी हैं, है ना, तो कौन सी हैं, 3.5, 2.1 और 9.3। तो ये 3 pKa वैल्यूज है ना। अब pKa वैल्यूज कैसे लेंगे, पहले तो आपको क्या बताना है, इसके अंदर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। आपके अंदर आपको निकालना क्या है, फाइंड PI, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है आपको इसके अंदर, और क्या करना है, और आपको एंड एसोसिएट द pKa वैल्यूज विद ग्रुप्स, है ना, तो एसोसिएट करना है आपको, ठीक है नहीं। तो ये है, ठीक है, तो ये है आपके पास। तो कौन से ग्रुप से कौन सी pKa वैल्यू है, 3 दिख रहे हैं ना अपने को अब, ठीक है नहीं। कौन सा NH3+ बन सकता है, उधर वाला COH बन सकता है, सही है कि नहीं, ठीक है। तो अब अगर देखें हम, है ना, तो इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो किस फॉर्म में हो सकता है आपके पास, तो पहले इसका ज्विटरायन बनाते हैं। ज्विटरायन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, COH, ये वाला, है ना, तो ये है, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसका ज्विटरायन, तो COOH, CH2, CH2, CH, NH3+ एंड COO-, ये बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये इसका क्या है, ज्विटरायन है। और ये किससे बना आपके पास, ये किससे बना, ये बना आपके पास COOH, CH2, CH2, CH, NH3+ और COOH, इससे बना, ठीक है नहीं। फिर क्या हो जाएगा, इससे फर्दर क्या होगा, फर्दर आपके पास क्या होगा, अब क्या होगा, ये वाला निकलेगा, क्योंकि ये वाला क्या है, ज्यादा एसिडिक है। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -I लगा रहा होगा, तो इस वजह से ये क्या है, सबसे पहले निकला H+, ये वाला। फिर उसके बाद ये वाला H+ निकलेगा, है ना, तो COO-, CH2, CH2, CH, NH3+ और COO-। फिर कौन सा बचा, ये वाला बचा सिर्फ, है ना, तो ये निकल जाएगा, तो COO-, CH2, CH2, CH, NH2 और COO-, ये। तो इन स्टेप्स में डिसोसिएशन होगा। सबसे पहले कौन निकलेगा, ये वाला COH, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है pKa वैल्यू बहुत कम होता है, मतलब बहुत इजीली निकलेगा H+, ये वाला, है ना, तो ये निकाल दिया आपने। फिर उसके बाद ये निकाल दिया, फिर उसके बाद ये, है ना। तब ध्यान दो, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अवर ज्विटरायन, है ना। तो ये हमारा ज्विटरायन है, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं, तो इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, ज्विटरायन है कि नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास H2A है ना, जनरल बताएं, और ये क्या है, H3A+ है, ये H3A+ है ना, क्योंकि यहां से H+ इसने निकाला तब हमें ये मिला। और ये क्या है, ये हमारे पास HA- है, और ये क्या है, ये हमारे पास A2- है, ठीक है नहीं। तो जनरल हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले जो है ये हमारा ज्विटरायन है, तो इसका जो डिसीजन कांस्टेंट होगा प्लस ये डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा, है ना। अब ये देखो, यहां क्या होगा, Ka वैल्यू जिसका pKa सबसे कम है वो सबसे पहले टूटेगा, सबसे पहले कौन टूटेगा, ये वाला, है ना। तो इसका मतलब इस वाले ग्रुप के लिए जो pKa वैल्यू है, pKa1 जो है वो कितना है, 2.1 सबसे कम। तो यहां पर pKa1 कितना है, 2.1 है, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले COH का हम जानते हैं 2 और 3.5 के बीच में COH होता है, COH का pKa होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, pKa2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 3.5। और सबसे आखिर में ये वाला
pK सबसे ज़्यादा होता है इसका, तो pKa3 कितना है 9.3, है ना। तो अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में तो हम जानते हैं ज्विटर आयन का फॉर्मेशन और उसका फर्दर डिकम्पोजिशन, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा इस केस में pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2.1 प्लस 3.5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो कितना 6 और 5.6 डिवाइड बाय 2, तो 2.8 हो जाएगा। तो ये हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा। और हमने सब पीके वैल्यू बता भी दी कि इस वाले के लिए जो है पीके 2.1 है और इस वाले के लिए जो पीके है वो कितना है 3.5 है और इस वाले के लिए पीके कितना है 9.3। तो इन जनरल हम बात करें बिना कुछ कैलकुलेशन किए, एसिडिक अमीनो एसिड है तो पीआई कैसे निकाल दोगे आप, छोटे वैल्यूज को जो है आप ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना। यही कर रहे हैं अपन, समझने के लिए हमने समझा दिया आपको, है ना। तो एसिडिक अमीनो एसिड के लिए क्या करो, छोटे वैल्यूज को जो है एवरेज निकाल दो, वो हो जाएगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है नहीं। ये एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब किस पीएच पे जो है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा वो भी बता सकते हो आप, H प्लस ज्यादा है कम है उसके हिसाब से इन आयन की स्टेबिलिटी बता सकते हो, है ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपके पास न्यूट्रल है, मतलब ज्विटर आयन है, ये देखो कोई डोमिनेट नहीं कर रहा, ये Ha माइनस है, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड की। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। तो एसिडिक में एसिडिक अमीनो एसिड अगर है तो छोटे वाले वैल्यूज लो, उनको एवरेज निकाल दो उनका, आप ये करना आपको उसके अंदर। तो वो जो हिंट है 2 से 3.5 और 7 से 9.5 वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। COH का जो है 2 से 3.5 के बीच में होता है और NH3 प्लस का 7 से 9.5, वो ध्यान रहेगा, सब काम हो जाएगा। अब है बेसिक अमीनो एसिड, तो इसमें NH2 ग्रुप ज्यादा होना चाहिए, NH2 CH2 3 और ये NH2 नहीं, पहले CH आएगा, CH NH2 और ये है COOH, ये है ना। तो इसके लिए जो pKa वैल्यूज दे रखी है आपको, pKa वैल्यूज क्या दे रखी है आपको 2.4, 8.8 और 9.7, ये। तो आपको इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, पीआई निकालना है और ये वैल्यू एसोसिएट करनी है किसके साथ क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ रही है 2.4 वाली जो वैल्यू है COH के साथ होनी चाहिए जुड़ी हुई, है कि नहीं, ठीक है। तो पहले इसका जो है क्या करें अपन, ठीक है। तो ये अपने पास बेसिक अमीनो एसिड है, तो अब इसमें क्या करना है ना। तो ये है इस तरीके से ना, तो NH3 प्लस बन सकता है ये, और ये CH2 3 और ये CH NH3 प्लस बन सकता है और ये COO माइनस, है ना। तो ये बन सकता है आपके पास। तो सबसे ज्यादा जो pKa है वो किसका होगा, इसका कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद किसका होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा 2.4 इसका, फिर किसका होगा H प्लस। इसमें H प्लस निकालना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा होगा माइनस आई लगा रहा होगा, इधर क्या है ये प्लस आई लगाएगा COH, और ये जो है इससे बेटर क्या होगा ये वाला निकालना होगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 8.8 वाला हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9.7। तो अब बड़ा सिंपल है ना। बेसिक अमीनो एसिड है तो पीआई क्या करना है, बड़े वाले वैल्यूज का जो है पीके वैल्यू ले लो, 8.8 प्लस 9.7 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा पीआई, ठीक है ना, ये आइसोलेटरी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी का जो है आपको एनसीईआरटी में ड्रिलिंग करवा देंगे, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट होगा तो पूछिए। एसिडिक अमीनो एसिड के लिए लोवेस्ट छोटे वैल्यू ले लो पीआई वैल्यू निकालने के लिए, और बेसिकली क्या कर लो, बेसिकली क्या करो बड़े वाले वैल्यूज दो का उनका एवरेज निकालना होता है आपको। तो ये जो है अगर एडवांस में पूछे तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हेलो बच्चों, तो अपन बायोमॉलिक्यूल में समझने वाली चीज़ें देख चुके हैं, है ना। तो अब इसमें जो है हम एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो पहले जो आपको बताया जा रहा है वो सब आपको अंडरलाइन करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है,
ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स, है ना, जो या तो खुद एल्डिहाइड कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी या फिर सच यूनिट्स प्रोड्यूस करें हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, तो वो बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट पेज पे अपने पास ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेज पे देखोगे तो क्या है, क्लासिफिकेशन दे रखा है ना, मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, और पॉलीसैकेराइड क्या होता है ना। तो फिर उसके बाद एल्डोज, ट्राइओस, टेट्रोज, ये आपको बता दिया है क्लास के अंदर, ठीक है, तो आपको ये रीडिंग देना है। तो मोनोसैकेराइड क्या है, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, 2 to 9 या 10, है ना, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको दें। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं, एग्जांपल्स इनके पता होने चाहिए अपने को, ठीक है। तो एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे मोनोसैकेराइड के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज हो जाएंगे। ओलिगोसैकेराइड क्या हो जाएंगे, सुक्रोज हो जाएगा, और है ना माल्टोज हो सकता है। और पॉलीसैकेराइड क्या हो जाएंगे, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, जम्स एक्सेट्रा, है ना, तो ये हो जाएंगे, सही है। तो फिर मोनोसैकेराइड के बारे में दे रखा है, ठीक है, ये आपको बता दिया है। ग्लूकोज का प्रेपरेशन फिर कैसे हो सकता है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, काइनेटिक्स वाले चैप्टर में देखा होगा, है ना, ये देखो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है, स्टार्च से बना सकते हो। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्लास में देख चुके हैं अपन। फिर हम देखेंगे कि क्या है, रिएक्शंस कौन सी हो सकती है, सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। HI की रिएक्शन जो है अपन कर चुके हैं, हाइड्रोक्सिलअमीन से करोगे HCl से ये बन जाएगा, है ना। ब्रोमीन वाटर से पार्शियल जो है एल्डोनिक एसिड बनता है, एसिडाइलेशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन अपन क्लास में देख चुके हैं, सही है। नेक्स्ट है नंबर 4, ऑक्सीडेशन करोगे सैकरिक एसिड, है ना, अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट से कर दिया ऑक्सीडेशन, है ना, जैसे कि नाइट्रिक एसिड जैसे है, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, एल्डोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। फिर बताया हुआ है डी और एल जो है कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपन। डी और एल के हिसाब से हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड के हिसाब से, अगर OH टुवर्ड्स राइट है ना, अगर OH टुवर्ड्स राइट है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डी बोलते हैं। अगर OH टुवर्ड्स लेफ्ट उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल L बोलते हैं उसको, है ना। तो ये अपन ने GOC वाले चैप्टर में देखा था, सही। नंबर नेक्स्ट पेज पे अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आपको क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, है ना, कि शिफ्ट टेस्ट ये नहीं देता है ना, और HSO3 माइनस एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं देता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है नहीं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर अगर अपन देखें तो पेंटाएसिटेट के साथ जो है पेंटाएसिटेट जो है ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्ट नहीं करता है, इंडिकेटिंग एब्सेंस ऑफ फ्री CHO, तो CHO ग्रुप फ्री नहीं है, ये अपन बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये देखो अल्फा और बीटा, ये आपको क्लास में बताया गया है। एनोमेरिक कार्बन का डेफिनेशन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये इस पेज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसके बारे में है, ग्लूकोज के बारे में, तो पायराइन जैसा स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें आपको क्लास में बताई हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नंबर, फ्रक्टोज की बात करें ना, तो फ्रक्टोज के बारे में भी अपने को फ्यूरैन टाइप स्ट्रक्चर है ना, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, दोनों स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए क्लास में जैसे आपको बताइए। फिर डाइसैकेराइड जो है कैसे बनते हैं, ये देखो सुक्रोज बना रखा है। अब इन सब में क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें, कि यूनिट्स कौन सी हैं, इसकी मोनोमर यूनिट्स क्या हैं इन सब के अंदर, है ना, मोनोमर यूनिट्स प्लस क्या चीज़, प्लस कौन से कार्बन लिंकेजेस हैं, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कौन से कार्बन लिंकेजेस हैं, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें डाइसैकेराइड में, तो जो लिंकेज होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड। देखो ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज, तो सुक्रोज वाला क्लास में आपको बताया है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का लिंकेज है। तो इसमें कौन से कार्बन जुड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, है ना, ये वाली चीज, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फर्स्ट कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज का,
एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, ये है। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरेटरी होता है ना, और ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरेटरी, लियोरेटरी क्या है, फ्रक्टोज। तो इसी वजह से जब ये सुक्रोज का हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं इसको। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, पढ़ा था अपन ने काइनेटिक्स के अंदर, तो वही है। माल्टोज में क्या है, किस किस का लिंकेज है, देखो C1 ऑफ दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, है ना, मोनोमर यूनिट्स पता होने चाहिए, दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं इसके अंदर, और C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट लिंक हो रहा है किसके साथ, C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट, तो ये है। और लिंकेज आप वैसे कर दोगे, H2 का एलिमिनेशन करना आपको इसके अंदर, ठीक है ना, ये है। ठीक है, तो फिर अपने पास है, तो ये हो गया। फिर है पॉलीसैकेराइड, लैक्टोज देखो फिर नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट है पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में लैक्टोज देखो। लैक्टोज में क्या है, मिल्क शुगर भी बोलते हैं लैक्टोज को, इंपॉर्टेंट है। और इसके वो क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, और C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, तो ये है। तो आपके पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का जो है लैक्टोज, क्या है, लैक्टोज है आपके पास रिड्यूसिंग शुगर, क्यों है, क्योंकि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस हो जाता है C1 ऑफ ग्लूकोज पे, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सही है। फिर अपन देखते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में 10 या उससे ज्यादा यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आपके पास है, पहला क्या है, स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है प्लांट्स का, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है इसमें दो कंपोनेंट हैं स्टार्च में, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन, इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज है वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, जिसमें 15 से 20% स्टार्च होता है ना। और अमाइलोज में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना, ये अमाइलोज दिखा रखा है आपको, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है अलग अलग, इसमें क्या हो रखा है, लिंकेज हो रखा है C1 C4 में, ठीक है। तो ये है, लेकिन अमाइलोपैक्टिन क्या है, दूसरा कंपाउंड। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्च में दो चीजें हैं, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपैक्टिन। तो इन दोनों के बारे में बताया हुआ है, अमाइलोज वाटर सॉल्युबल है ना, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है ना, ये है बता रखा है। तो अमाइलोज क्या है, इन अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर है, 80 to 85% स्टार्च का होता है। तो इसमें क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं जो कि C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी हुई हैं, और ब्रांचिंग कहाँ पे हो रही है, C1 C6 में हो रही है ब्रांचिंग। तो नेक्स्ट पेज पे आपका जो है, ये देखो, ये है अमाइलोपैक्टिन, C1 C4 में लिंकेज हो रखा है, ये देखो इधर है कि नहीं, और ये ब्रांचिंग C1 C6 में है। तो ये अमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज भी अपने पास पॉलीसैकेराइड है, प्लांट्स के अंदर होता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स है। तो ये क्या, स्ट्रेट चेन है, लेकिन इसमें यूनिट्स क्या है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच में, C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। ये तो याद करना है अपने को, है ना, तो ये याद करने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर होते हैं बॉडी में, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं, सही है। ये जो क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है किससे, अमाइलोपैक्टिन से, रेदर ज्यादा ब्रांचिंग है इसकी अमाइलोपैक्टिन से ग्लाइकोजन की। स्टोर कहाँ होता है, लीवर में, मसल में और ब्रेन में। तो जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है बॉडी को, तो एंजाइम क्या कर देते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इंपॉर्टेंस पता लग गया आपको, है ना, ग्लाइकोजन और ये सब, सेलुलोज जो है सेल वॉल के अंदर होता है, ये सब। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं आपके पास अमाइनो एसिड से, ये अमाइनो एसिड दे रखा है ना, क्लास आपको बताया था अमीनो एसिड ऐसा होना चाहिए, अल्फा अमीनो एसिड ये है, ठीक है नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्या है
तो अब इसके बाद जो है आपको टेबल दे रखी है, तो नेचुरली मीनिंग ग्लिसाइन को छोड़ दिया जाए, है ना, तो ग्लिसाइन जो है हमारे पास क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये नहीं दिखाता है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब अमीनो एसिड्स क्या होंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो स्टार जिन पे बना हुआ है, स्टार जिन पे बना हुआ है, देखो ये वेलाइन, ल्यूसाइन, ये सब क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो ये असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो अब देखो ये सब जो जितने भी आपको नाम पता होने चाहिए, कौन से असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, उनके स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो स्टार्च से बने हुए वो असेंशियल, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, तो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, है कि नहीं ये। तो उसके बाद असेंशियल अमीनो एसिड्स की डेफिनेशन दे रखी है, देखो द अमीनो एसिड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड आर नॉन एसेंशियल, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड आर असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो पता होना चाहिए। उसके बाद ज़्विट्राइन के बारे में बता रखा है ना, तो ये हमारा ज़्विट्राइन है, ठीक है। तो ज़्विट्राइन में क्या है आपके पास फिर कि दोनों कटायन नाइन दोनों है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में फिर आपको बता रखा है, बनता कैसे है प्रोटीन, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 ग्रुप, अमीन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पेप्टाइड लिंकेज अपने को पता होना चाहिए क्या चीज़, ठीक है। तो अब जो है ये देखो प्रोटीन्स पॉलीमर्स ऑफ अल्फा में बनते हैं, इसको पेप्टाइड बोल देते हैं, ठीक है। फिर ये ठीक है, कुछ नहीं है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर है। तो डाई पेप्टाइड जो है, व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ ग्लिसाइन कंबाइंस विद अमीनो एसिड वी गेट इट डाइपेप्टाइड ग्लिसरीन। तो नाम इस तरह से देते हैं, ग्लिसाइन है एक और एक एलेनाइन है, तो ग्लिसाइन एलेनाइन बोलते हैं उसको, है ना। तो थर्ड अगर अमीनो एसिड बन जाए तो क्या बोलेंगे उसको, डाइपेप्टाइड बोलेंगे, और प्रोडक्ट क्या बोल दिया जाएगा, ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। तीन अमीनो एसिड को ट्राइपेप्टाइड बोल देंगे उसको, है ना। ये सब बताया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाएंगे, मोर देन 10, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स में फिर क्या है, फाइब्रस प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन बता रखा है। अब इसमें क्या है देखो इंपॉर्टेंट, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, जनरली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है फाइब्रस प्रोटीन के, देखो केराटिन है, हेयर वूल, मायोसिन है मसल्स के अंदर, एटसेट्रा। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है, इनकी जो चेन्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स की, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है आपके पास, CONH लिंकेजेस के अंदर एक कॉइल अराउंड हो जाएंगे, क्योंकि वह स्फेरिकल शेप। ये क्या होता है, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इंसुलिन और एल्बुमिन। एग्जांपल्स पता होने चाहिए अपने को कि फाइब्रस से क्या क्या एग्जांपल है, ग्लोबुलर क्या क्या एग्जांपल है, ठीक है। तो फाइब्रस में क्या है, रेशे बन गए, है ना, तो इस तरीके से चेन है फाइब्रस में। ग्लोबुलर में क्या है, चेन्स कॉइल डाउन हो गई, है ना, तो ये ग्लोबुलर है। तो ग्लोब्यूल बन गए ना इसके अंदर, तो ये ग्लोबुलर है, ये फाइब्रस। फिर जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन में किस तरीके से लिंकेज है। ईच पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंकेज इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, सीक्वेंस रहती है, तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। तो पहले ग्लिसाइन एलानाइन जिसके अंदर जुड़ा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल के लिए। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीपेप्टाइड, है ना, अमीनो एसिड का जो लिंकेज है आपस में किस तरीके जुड़ी हुई है, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। एग्जांपल पूछ लेंगे एग्जाम में सीधा सीधा, कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कौन सा प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH ग्रुप्स, है ना। तो ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये देखो अल्फा हेलिक्स, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको। दूसरा जो है शीट की फॉर्म में बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, अब ओवरऑल फोल्डिंग दिखाता है, ये फोल्डिंग होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। तो क्या हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग हो गई, तो क्या बोल रहे हैं अपन, टर्शरी।
फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इन फोर्सेस से अट्रैक्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड किस तरह लिंक कीजिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, या मतलब चेन का शेप बता रहे हो सिर्फ कि बीटा प्लेटोड स्ट्रक्चर है। अब इनकी फर्दर फोल्डिंग होगी तो टर्सरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो अपने पास, है ना। तो जैसे कि ग्लोबुलर फाइब्रस टर्सरी स्ट्रक्चर्स है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स क्या है, जिसमें 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उनको सब यूनिट बोला जा रहा है। ठीक है, उनका स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट्स है इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये। ठीक है, तो अब आगे पेज पे इसका एग्जांपल दे रखा हुआ, ये देखो। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है सिंगल चेन, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसकी फोल्डिंग हो गई। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या हो गया, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा चेन हो जाए सब यूनिट्स, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या है तो प्रोटीन्स क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में यूनिक 3 डायमेंशनल इनका स्ट्रक्चर होता है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब अपनी बॉडी के लिए फंक्शन करते हैं, तो प्रोटीन बोल रहे हैं। पर प्रोटीन्स जो है, अब डीनेचुरेशन क्या है, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा अगर अपन चेंज कर दें किसी चीज़ में, टेम्परेचर में केमिकल चेंज कर दें, पीएच में चेंज कर दें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब कर दें, इन सब चीज़ों से क्या है, हम इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो कई बार जैसे ग्लोब्यूल्स और हेलिक्स स्ट्रक्चर हैं वो क्या हो सकते हैं, अनकॉइल हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने से कहते हैं डीनेचुरेशन, है ना। तो ग्लोबुलर और फाइब्रस जब अपने पास प्रोटीन था वो क्या था, टर्शरी स्ट्रक्चर था, है ना। तो अब उसके कारण क्या होगा, डीनेचुरेशन बोला जाता है। तो डीनेचुरेशन ही पूछ सकते हैं। तो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन क्या है आपके पास, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधा सीधा। तो कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट जो है बॉइलिंग पे क्या है, डीनेचुरेशन का एग्जांपल है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी डीनेचुरेशन है ना, तो ये है। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स कैटलिस्ट हैं, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटलिस्ट का काम करें, प्रोटीन्स में क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं, है ना। तो ये है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, तो बायो कैटलिस्ट मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी भी एंजाइम को कहीं यूज नहीं कर सकते, और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए बहुत स्पेसिफिक रहते हैं ना। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, माल्टेज एंजाइम माल्टोज और ग्लूकोज में करेगा, सुक्रोज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये फिर मैकेनिज्म क्या है एंजाइम का, मैकेनिज्म ऑफ डिस्कस इन यूनिट 5। मैकेनिज्म वही लॉक एंड की मॉडल जो है, पहले सबस्ट्रेट आगे जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद उस पर रिएक्शन होगा, छोड़ के चला जाएगा, तो ये। फिर विटामिन क्या होते हैं, विटामिन क्या है, certain organic compounds which are required in small amounts in a diet but the deficiency causes specific disease हो जाएगी अगर नहीं होगा तो क्या होता है, विटामिन बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी ये डेफिनेशन दे रखी है, स्मॉल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्मॉल अमाउंट्स में जरूरत है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लेना है अपने को, है ना, और नॉर्मल मेंटेनेंस और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जरूरत है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोला जाता है आपके पास विटामिन बोला जाता है। ठीक है, तो अब विटामिन के बारे में पूरी बीमारी है, तो बायोलॉजिकल अपने को सब चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो ए बी सी डी ई ये सब विटामिन बोला जाता है, वाइटल प्लस अमीन से बनता है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सॉल्युबल होते हैं फैट के अंदर, ऑयल्स के अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर, उनको क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल। ए डी ई के जो है फैट सॉल्युबल है, कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में, एडिपोज में, इनमें स्टोर होते हैं। वाटर सॉल्युबल में क्या होते हैं, जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, है ना। तो मस्ट बी रेगुलरली सप्लाई वाटर सॉल्युबल विटामिन, नहीं तो क्या हो जाएंगे, ये निकलते जाते हैं बॉडी से, एक्सक्रीट हो जाते हैं, यूरिन स्टोर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है फैट सॉल्युबल है, बाकी सब वाटर सॉल्युबल है, बी ग्रुप वाले, बी और सी वाले, है ना। तो फैट सॉल्युबल कौन से हैं, ए डी ई एंड के, ये है। इसमें क्या है, बी एंड सी एक्सेप्ट बी 12, तो ये वाटर सॉल्युबल। पूरी की पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, कौन सी बीमारी से, कौन से विटामिन से
कौन सी बीमारी होती है और क्या सोर्सेज हैं, पूरी टेबल आपको ढंग से पता होनी चाहिए, है ना, पढ़नी है अपने को पूरी टेबल, इसको याद करना है आपको। फिर है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, ठीक है। अब ये देखो, द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स व्हिच आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? लॉन्ग चेन पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स को, इसलिए क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जो है वाटसन के बारे में दिया हुआ है, तो इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इनको, है ना, फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो वो नहीं अपने के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड में जो है क्या है, डीएनए, और अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करोगे, है ना, तो उसमें क्या होगा, पेंटोज शुगर होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, है ना। तो अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करोगे, जैसे कि डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डेफिनेशन पता लगा ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होगा आपके पास, तीन चीजें, पेंटोज शुगर, और क्या हो जाएगा, और क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरी चीज क्या है, बेस, नाइट्रोजनस बेस होगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के अलावा उसके अंदर रिंग के अंदर है। तो अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पास, है ना। ये शुगर जो है, कौन सी शुगर किसके अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये जो है किसके अंदर है, डीऑक्सीराइबोज, डीएनए के अंदर ये वाली शुगर होती है ना। तो ये ठीक है नहीं। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो, डीऑक्सीराइबोज के अंदर क्या है, यहाँ पर जो था ओज निकल गया, इसके निकल गया, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज बोल रहे हैं इस वाले को, ये डीऑक्सीराइबोज है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, अब डीएनए में कौन से बेसिस होते हैं, बेस मतलब नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो बेस बोल रहे हैं। तो चार कौन से बेसिस है डीएनए के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड थायमाइन। आरएनए में क्या है, चार बेस हैं, लेकिन थायमाइन की जो है चौथा जो है, थायमाइन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सारे बेसिस के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्या था, एक बेस था, शुगर था और फॉस्फोरिक एसिड था। तो बेस के बारे में दे रखा है आपको, सारे बेसिस के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, याद करना है आपको, ठीक है। फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे रखा है, a unit formed by attachment of base to one dash position of sugar is known as nucleoside, है ना। तो बेस प्लस शुगर, क्या बोला जाता है इसको, न्यूक्लियोसाइड। बहुत, है ना, सीधा सीधा पूछ सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या है, बेस प्लस शुगर, ठीक है। और अगर हमने न्यूक्लियोसाइड को लिंक कर दिया फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो क्या मिल जाएगा, वी गेट ए न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हमने न्यूक्लियोसाइड को लिंक कर दिया इसके साथ प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड, ये देखो न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। तो ये देखो, बेस, बेस और ये शुगर, ये वाला स्ट्रक्चर शुगर है, और इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, जैसे डीएनए, आरएनए सब क्या है, बेस, फॉस्फोरिक शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर, ये तीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड, यही तो डीएनए आरएनए बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास, ये देखो डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बने, देखो ये आ गया ना, देखो बेस है, शुगर है और फॉस्फोरिक एसिड, बन गया न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ये देखो डीएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसका, इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था, अमीनो एसिड की सीक्वेंस में है, और इसमें न्यूक्लिक एसिड में क्या है आपके पास, न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बेस प्लस शुगर, उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड, है ना। तो ये है। उसके बाद आपको दे रखा है कि जेम्स वाटसन और क्रिक ने बनाया, डिस्कवर किया था, जेम्स वाटसन एंड गेव अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स बोल रहे हैं इसको, है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लीमेंट्री हैं ईच अदर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं पता लग जाएगा अभी। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फाउंड विद स्पेसिफिक बेस पेयर्स। बेस 5 बेस हैं, एडेनोसिन, थाइमिन, है ना, साइटोसिन, यूरासिल, साइटोसाइन, यूरासिल और गुआनिन, है ना। तो ये है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है, एडेनाइन फॉर्म्स बेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन। ये देखो ए डबल बॉन्ड टी, ये एडिनोसिन है, ये थाइमिन है, you know, ए डबल बॉन्ड टी है सब जगह, ए डबल बॉन्ड टी है सब जगह, ये है, ठीक है। और जी ट्रिपल बॉन्ड सी है ना। जी के साथ ग्वेनाइन है, ये ग्वेनाइन बेस है ना एक, और सी क्या है, साइटोसाइन है। तो ये डबल बॉन्ड नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर एच बॉन्ड्स, एच बॉन्ड्स हैं ये भी एच बॉन्ड है, ठीक है। नहीं तो एच बॉन्ड बन जाए आपके पास, ये जो है जी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ठीक है। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री सेंस में बोल रहे हैं, साइड टू साइड बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ग्वानिन। तो ए डबल बॉन्ड टी है और जी ट्रिपल बॉन्ड सी है ना। तो ये है। उसके बाद जो है कितने तरह के आपके पास आरएनए, डी आरएनए 3 तरह के हैं, है ना, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है आरएनए। और एक चीज बेस कौन सा है इसके अंदर, थाइमिन नहीं है, वो क्या है, यूरासिल है उसकी जगह, ठीक है, आरएनए के अंदर, सही है। ठीक है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट जो है हरगोविंद खुराना था, इनको भी जो है नोबेल प्राइज मिला है अपने को, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या इस्तेमाल है, जैसे अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो उंगलियों पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, तो वो जो है क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं विद टाइम। लेकिन डीएनए जो है हर इंसान का यूनिक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब डीएनए के टेस्ट करके अपन पता लगाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किस किस काम होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स पता लगाने की किसने क्राइम किया है, पेरेंट्स का नहीं पता चल पा रहा है, बच्चा को गुम हो गया है, डेड बॉडीज है पूरी खराब हो चुकी हैं, तो उसके डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं उसके पेरेंट्स के साथ, है ना। और आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर बायोलॉजिकल फंक्शंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं क्या है, डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। डीएनए से जो है पेरेंट्स से बच्चे के अंदर ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। फॉर एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये है, ठीक है। तो डॉटर सेल जो है फिर बता रखा है। हॉर्मोन्स क्या है, इंटर सेलुलर मैसेंजर्स है हॉर्मोन्स, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो है प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन मतलब बिना किसी डक्ट के, है ना, कोई पाइप नहीं चाहिए उनको, ठीक है। स्टीरॉयड्स दिया, स्टीरॉयड्स भी हैं जैसे कि एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, पॉलीपेप्टाइड भी जैसे कि इंसुलिन एंड एंडोर्फिन, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरफिनेफ्रिन। तो ठीक है, 7 फंक्शंस हैं हार्मोन्स का। क्या क्या फंक्शन है, बैलेंस द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। इंसुलिन क्या काम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो रैपिड राइज हो जाएगा अगर ब्लड ग्लूकोज में, तो इंसुलिन रिलीज होता है। ग्लूकागन क्या करता है, इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ठीक है। एपिनेफ्रिन एंड नॉरफिनेफ्रिन क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स एंड सेक्स हार्मोन्स जो हैं क्या करते हैं, जब एडोलसेंस या उससे जो है अडल्टहुड में कोई इंसान जाता है ना, तो तब ये सब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या है, थायराइड ग्लैंड से जनरेट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास
इंक्रीज लेवल ऑफ, इनका पर्पस अपने को पता होना चाहिए कि इस हार्मोन से क्या हो रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा थायरॉक्सिन तो। ठीक है, तो आयोडाइज सॉल्ट क्यों देते हैं? पहले ऐड भी आती थी कि आयोडीन युक्त नमक खाएं। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं आर प्रोड्यूस बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स, टेस्टिस एंड मेल्स में टेस्टिस एंड ओवरीज इन फीमेल्स। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्स स्पेसिफिक है, जेंडर स्पेसिफिक हार्मोन से ही। ठीक है, बस ठीक है। बाकी आप जो है इन हार्मोन्स के जो है पर्पस जो है, कौन से हार्मोन से क्या फंक्शन हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स आर इंपॉर्टेंट, फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है अपने पास बायोमोलिक्यूल चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो पूछिए। तो बाकी अपन इसी तरीके से करेंगे। बाकी जो चैप्टर्स हैं पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और 11th में भी एक चैप्टर जो लास्ट वाला वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है।